नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करेंगे आज हम बात शेयर्स की बात अपनों के साथ, लेकिन उससे पहले आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे दशहरा त्योहार है बुराई पे अच्छाई की जीत का, ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो मायूसी थी उस दौर पर भी विजय पा रहे हैं हम लोग इस त्योहार के दौरान। तो अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। अंशुल जी हेड ऑफ रिसर्च इन लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और बुल्स को भी हार्दिक शुभकामनाएं। अंशुल जी, लग रहा है फेस्टिव मूड में आ चुका है मार्केट, जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे। और काफी हिचकोलों के बाद मार्केट लग रहा है कि अब नई ऊंचाई भरने के लिए तैयार है। तो क्या मानेंगे कि हो गई है बुलरन की शुरुआत? मैं आपसे पूछ रही थी, तो क्या वाकई हो गई है बुलरन की शुरुआत इंडियन मार्केट में? बिल्कुल मैडम, बुलरन की शुरुआत हो गई है और आज ऐसा लग रहा है कि पहला दिन था। और देखिए, डेटा पूरा सपोर्टिव है। डेटा जिस हिसाब से ओवर शॉर्ट है एफआईआई का, पूरी तरीके से डेटा सपोर्टिव है। 5.5 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे शॉर्ट है। तो एफआईआई यहाँ से नीचे जाने के लिए जगह कम है और ऊपर आने के लिए जगह बहुत ज्यादा है। नीचे जाने के लिए इसलिए जगह कम है, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, निफ्टी पे एक पैटर्न बना था। हमने क्वार्टरली वीवैप प्रोजेक्ट किया, वहां से हायर लो बनाया 24,300 पे। और जब हायर लो कंफर्म हुआ और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, मार्केट ने 1,000 पॉइंट की रैली दी थी निफ्टी पे। अब सिमिलर चीज बैंक निफ्टी पे हो रही है। वीवैप से हमने क्वार्टरली वीवैप से हमने हायर लो बनाया है और आज के सेशन में ऐसा लग रहा है ये इसको कहेंगे प्रीएम्प्टिव, कि ये प्राइमरी साइन है कि हमने हायर लो बना लिया। और अगर ये हायर लो कंफर्म होता है तो निफ्टी में अगर 1,000 पॉइंट की रैली है तो बैंक निफ्टी में कम से कम उसी अनुपात में 3,000 पॉइंट की रैली होनी चाहिए। तो अगर 55,200 का हम हायर लो पकड़े तो वहां से 3,000 पॉइंट 54,300 का अगर हम हायर लो पकड़े तो 3,000 पॉइंट जोड़ के 57,200 57,300 तक की रैली बनती है मार्केट। निफ्टी को काफी सपोर्ट बैंक निफ्टी दे रहा था क्या? देखिए, बैंक निफ्टी ही है जिसकी वजह से निफ्टी चल नहीं पा रहा था। अब बैंक निफ्टी ही है जिसकी वजह से निफ्टी चलेगा। तो बैंक निफ्टी में मैं यहाँ से 3,000 पॉइंट की रैली आराम से देख रहा हूँ। और अगर 3,000 पॉइंट की रैली आती है बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में भी उतनी रैली आराम से बनेगी। और ये ना भूला जाए कि ये है अक्टूबर का महीना, दशहरा हम देख रहे हैं और आने वाली है दिवाली। इस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मूड है मार्केट का, जो मूड है पूरे देश का, वही फेस्टिव रहता है। तो इसमें सारे ब्रांड्स इस वक्त का इंतजार करते हैं यहाँ तक पहुंचने का, ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू में और उनकी जो बिक्री है, जो सेल्स है, वो बढ़ती हैं, जिसका हम असर मार्केट पे भी होता हुआ देखते हैं। अंशुल जी, आरबीआई पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट्स आए हैं, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि जो कह रहे महंगाई का जो अनुमान घटाया है, जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान बढ़ाया है, ये भी कारण रहे मार्केट में जो सुधार हम देख रहे हैं। देखिए, बेसिकली आरबीआई पॉलिसी ने एक ट्रिगर दिया मार्केट को। एक्सपेक्टेड नहीं था कि नेगेटिव आएगा और वही हुआ। थोड़ा सा पॉजिटिव आया और मार्केट में फाइनेंशियल्स में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर स्टार्ट हुई। और ये शॉर्ट कवरिंग अब मेरे को लग रहा है कि फ्राइडे तक स्ट्रेच होती हुई दिखनी चाहिए, अगर फूफा जी कोई नया बम नहीं फोड़ते हैं तो। और मेरे को उम्मीद नहीं है कि कोई नया बम फोड़ेंगे, वो भी नवरात्रि डांडिया डांडिया खेलने में बिजी होंगे। तो अगला कोई ऑरेंज स्वान इवेंट नहीं होता है फूफा जी का, तो मान के चलिए कि हमने मोस्ट लाइकली निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी हायर लो बना लिया है। और 3,000 पॉइंट के रैली की आज शुरुआत हुई है। और 3,000 पॉइंट की रैली मतलब ऑल टाइम हाई ऑन बैंक निफ्टी, जो निफ्टी को भी अच्छा खासा स्ट्रेस दे देगा। बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी दबा था, अब बैंक निफ्टी की वजह से ही निफ्टी चलेगा, क्योंकि आईटी न्यूट्रल हो गया है, मेटल थोड़ा सा पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी अगर अब पुश दे देता है तो पूरी तरीके से निफ्टी एक बुलिश स्टांस में आ जाएगा। अब बात रही फाइनेंशियल्स में, तो मैं बैंकिंग पे बहुत ज्यादा इंडिविजुअल पिक्स निकालने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स में ठीक ठाक मूव डेवलप हो रही है। आप श्रीराम फाइनेंस देखेंगे तो एक छोटा सा कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। इसको आप दशहरा या नवरात्रि या दशहरा पिक की तरह ले सकते हैं। एक छोटा सा कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है श्रीराम फाइनेंस में।
और अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है, मतलब आज तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट लेवल 636 के ऊपर जाके क्लोज किया है, अगर इसको पूरी तरीके से फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो टारगेट बनेगा 715 रुपए का। और 715 इसका टारगेट तो होगा, लेकिन एक बहुत बड़े कप कैंडल पैटर्न की वो नेकलाइन है। तो यहाँ से 715, और अगर 715 के पास कंसोलिडेशन करके राइट साइड डेवलप करके निकलता है तो फिर आप मान के चलिए कि आराम से 1000 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप नवरात्रि टू दिवाली पे पकड़ रही हैं तो 715 पकड़ लिए, नवरात्रि टू नवरात्रि पकड़ रही हैं तो आप मान के चलिए कि 1000 रुपए से 1100 रुपए तक का टारगेट आराम से मिलना चाहिए। ओके, तो ये आपकी होगी श्रीराम फाइनेंस को लेकर आपका व्यू। अंशुल जी, ये तो हमने बात कर ली बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर, आप दोनों की जो बात कर रहे थे, पर ऑटो सेक्टर भी काफी अच्छी बढ़त हम देख रहे हैं उसमें, तो ऑटो सेक्टर को लेकर क्या व्यू है आप? तो ये ऑटो सेक्टर में मेरे हिसाब से पूरा तेल निकल चुका है। आपको याद होगा ऑल टाइम हाई से जब 20% नीचे थे स्टॉक्स, मेरे चारों स्टॉक्स जो थे, मारुति, टीवीएस मोटर, एम&एम और अशोक लीलैंड, ये जब ऑल टाइम हाई से 20% नीचे थे तब मैं कह रहा था कि आप बाई करके चलिए, ऑल टाइम हाई से 10% ऊपर तक आ सकते हैं। तो अब वो रैली कंप्लीट हो चुकी है। सिमिलर रैली अब मेटल स्पेस में बिल्ड हो रही है। तो ऑटो में मेरे को बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया था हाँ, 665 टाटा के मोटर्स को आसपास। लेकर तो न्यूज भी एक अच्छी आई थी। जो क्या कहते हैं, डीमर्जर की जो डेट तय हुई है उसके बाद हम शेयर में तेजी देख रहे हैं। और ऑल्सो कि उसको जो उसकी रेटिंग आई है कि हुंडई को, एमएनएम और हुंडई को पछाड़ कर जो दूसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी के बारे में जो वहां उनके रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स को बोला गया है, तो इसको लेकर मैं आपका व्यू जानना चाह रही थी। देखिए, टाटा मोटर्स जब ये खराब न्यूज आई थी कि उनका कुछ साइबर अटैक हुआ है और 665 के पास कैप डाउन हुआ था, तब भी हम लोग क्लियर थे कि हमको यहाँ से टाटा मोटर्स में तेजी दिख रही है। ऊपर में करीब करीब 735 रुपए का टारगेट दिख रहा है, और अगर 735 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 810 रुपए तक का टारगेट दिखेगा। पोस्ट स्प्लिट ये किस हिसाब से टारगेट बनेगा ये थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि दो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा ये। बट दोनों स्टॉक को मिला के जैसे ही 810 रुपए मिले, आप मान लीजिए कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो टाटा मोटर्स इकलौता स्टॉक है जहाँ पे हम अब ऑटो स्पेस में बुलिश हैं। मेजर फोर ने अपना काम कर दिया, अब टाटा मोटर्स लीड कर रहा है। कुछ हद तक बजाज ऑटो में आपको तेजी मिल सकती है 8,900 से 9,200 तक के बीच की, बट मैं टाटा मोटर्स पे ही बेट लगाना चाहूंगा। ओके, तो ये तो हो गई ऑटो सेक्टर की बात। अंशुल जी, आप कह रहे थे ऑटो सेक्टर की जगह यू आर मोर पॉजिटिव अबाउट द मेटल सेक्टर, तो मेटल सेक्टर पर अपना व्यू बताइए प्लीज। देखिए, मेटल में मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। टाटा स्टील पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में लेने के मूड में हूँ। पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन बन रही है, और ये कंसोलिडेशन में टाइटनेस है वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आपको थोड़ा सा मतलब वोलेटाइल दिख सकता है, बट वीकली चार्ट पे जब क्लोज बेसिस पे देखेंगे तो टाइटनेस डेवलप हो रही है। अगर ये टाइटनेस और 3-4 हफ्ते इसी तरह से डेवलप होती है तो मैं खुद टाटा स्टील बाई करने के फेवर में रहूंगा 225-240 के टारगेट के साथ। तो उस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट सेकंड बेस्ट पिक मेरे लिए आती है हिंडाल्को। हिंडाल्को आप बाई करके चल सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से। हिंडाल्को में आपको काफी अच्छी अपसाइड मिल सकती है। एक अप एंड पैटर्न का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आजकल के सेशन में बना है 770, 760, 764 ये रेजिस्टेंस जोन है। मैं राउंड फिगर करके उसको 770 कर दे रहा हूँ। 770 के ऊपर अगर हिंडाल्को सस्टेन करता है, अगर इसलिए जोड़ रहा हूँ कि शायद एक 5% प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट में प्रेशर आया तो फेल हो जाएगा, नहीं तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि अपने कपनैंडल पैटर्न को सस्टेन करेगा और ऊपर 1000 रुपए तक का टारगेट बनाएगा। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन हिंडाल्को। सेकंड पिक मेरा, मतलब टाटा स्टील के बाद सेकंड पिक मेरा हिंडाल्को है। तीसरा मेरा वेदांता आता है जहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड बनी है और ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगी। वेदांता थोड़ा सा मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इस टाइप की चीजों के लिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ 19 है। बट जैसा आपका चार्ट पैटर्न बना हुआ है और इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट है, इस स्टॉक में भी 600 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है। तो आउट ऑफ 3 मैं अपने लिए टाटा स्टील सेलेक्ट करूंगा। आपके दर्शकों के लिए मैं हिंडाल्को सजेस्ट करूंगा। 2 से बाहर अगर जाना है तीसरे पे तो फिर आप वेदांता सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, अंशुल जी, मुकेश कुमार जी अपना सवाल लेकर आए हैं। इनका सवाल है ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी पर, और कह रहे हैं क्या इसमें एग्जिट करना चाहिए या अभी होल्ड करे रहना चाहिए?
देखिए आज ही लिस्टिंग हुई है, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें और आईपीओ बेस बनने का वेट करें। ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हैं, तो बेटर है कि एक बार बुक करके बाहर निकल जाए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं इसमें एक बार बुक करके बाहर निकल सकते हैं। शादाब जी हैं, कह रहे हैं अपना सवाल लेकर आए हैं जीआरएसई पर। जीआरएसई की इनकी जो बाइंग है वो है 2630 की, 2630 की। तो कह रहे हैं सर आप अपना व्यू प्लीज इस पर बता दीजिए। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। जीआरएससी। देखिए जीआरएससी में आज थोड़ा सा पुल बैक बना है, बट 2700 से 2900 इसके लिए, 2700 से 2850 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है, और मेरे को लग नहीं रहा बहुत जल्दी से जोन क्रॉस होगी। और ये जोन प्रीवियस ऑल टाइम हाई की भी थी, तो यहाँ से मेरे को जीआरएससी में डाउन साइड ज्यादा दिख रहा है, अपसाइड कम दिख रहा है। 2850 के ऊपर क्लोजिंग आती है तब भले मैं अपना व्यू एक बार शॉर्ट टर्म के लिए चेंज करूंगा, बट ओवरऑल मेरे को स्टॉक में बहुत कोई अपसाइड नहीं दिख रही है। ऑल राइट। और मॉर्पिन लैब इन्होंने खरीदा है 52.50 पर, तो इनको क्या आपकी सलाह रहेगी? बाउंस बैक में आपको आपका प्राइस मिलेगा, एक बार एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, वहां पर गैप भी छूटा हुआ है। तो जैसे ही बाउंस बैक में आपको आपका प्राइस मिले, या तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा अगर मौका मिले तो, और मौका ना मिले तो एग्जिट कर लीजिएगा। ओके, तो ये तो हो गई मॉर्पिन लैब पे। आज की हमारी लकी सब्सक्राइबर हैं आरती जैन जी, कह रही हैं सर मेरे पास 1000 शेयर हैं इंजीनियर्स इंडिया के, मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 201 रुपए का है। कह रहे हैं 1 महीने का टारगेट मेरा क्या होना चाहिए, आप क्या व्यू रखते हैं? आप लगाइए 220 रुपए का टारगेट। 220 रुपए पे प्रॉफिट बुक करने की जगह दोबारा सवाल पूछिएगा, क्योंकि 220, 222, 218 से 222 ये 4 रुपए की जोन इसके लिए रेजिस्टेंस की जोन है। अगर इस जोन को निकाला तो फिर 260 रुपए तक जाएगा, तो 218, 222 के बीच में आता है। एक बार सवाल जरूर पूछिएगा, और अगर मौका ना मिले तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, 50% होल्ड कीजिएगा। ऑल राइट, आप कह रहे हैं 50% प्रॉफिट और 50% होल्ड कर सकते हैं एज पर अंशुल जी गाइडेंस। मिथिलेश जी हैं हमारे सपोर्ट लेवल के मेंबर हैं। मिथिलेश जी ममता के शेयर के बारे में पूछ रहे हैं, उनका बाइंग प्राइस है 508 का, कह रहे 203 महीने का मेरा व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए मुश्किल तो दिख रहा है मिलना, लेकिन डाउन साइड भी लिमिटेड दिख रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार 424 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगर किसी तरह का बेस बनना होगा तो बेस बिल्डिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद अपसाइड मिल जाएगी। मेरे को नहीं लग रहा है 424 का लेवल टूटेगा, बट अपसाइड में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो एक बार 1 से 2 हफ्ते समय दीजिए, किस हिसाब से पैटर्न बिल्ड होता है उस हिसाब से आगे का डिसाइड करेंगे। ओके, प्रभात जी हमारे मेंबर हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पर इनका सवाल है, ट्रेडिंग व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए ट्रेडिंग लाइक तो इसमें अभी कोई पैटर्न बना नहीं है, आज की कैंडल जिस हिसाब की बनी है ये एक प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक दिखा रही है, बट मैं पार्टिसिपेट करना नहीं पसंद करूंगा। जो स्विंग लो था 737 स्वीप करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इसमें अभी ट्रेडिंग पैटर्न ढूंढने का। अंशुल जी, फार्मा सेक्टर को लेकर जो न्यूज आई थी उसके बाद काफी अलग अलग तरीके के व्यूज थे लोगों के, पर फार्मा सेक्टर में भी तेजी अब हम देख रहे हैं, तो क्या व्यू रख रहे हैं आप अभी फार्मा सेक्टर पर? देखिए फाइजर भी नियर अबाउट डे लो पे आगे क्लोज किया है। लुपिन में ठीक ठाक मूव था, सन फार्मा में ठीक ठाक मूव था, सिप्ला में भी माइक्रो स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो ठीक ठाक मूव था। देखिए मैं फार्मा में बहुत बड़ी कोई तेजी नहीं देख रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आज से फार्मा देख रहे हैं, बिल्कुल भी कोई अच्छा पैटर्न नहीं बना हुआ है। हाँ, लुपिन में जरूर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक जोन पे है, बट ये लॉन्ग टर्म भी 3 साल का हो जाएगा। इतना पेशेंस, इतना समय ना आपके दर्शकों के पास है ना मेरे पास है, तो बेटर है हम कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं, जैसे श्रीराम फाइनेंस में दिख रहा है या बजाज फाइनेंस में दिख रहा है। तो 3-4 साल की बेट है, बहुत अच्छी तो नहीं लग रही है। ऑल राइट, तो इसको लेकर आपका व्यू अलग है। डिफेंस सेक्टर को लेकर काफी खबरें आ रही हैं, थोड़ी बहुत हम हलचल भी देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर के शेयर्स में, तो इस पर क्या व्यू है अंशुल जी? देखिए मेरा व्यू नेगेटिव है, मैं सेल रैलीज वाला आदमी अभी भी हूँ। और आप देखिए जितनी भी रैलीज आई हैं वहाँ पे सेलिंग ही आई है। इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम में ऑल टाइम हाई जरूर बन गए थे, बट उसके बाद से उतनी तेज सेलिंग भी है। बीडीएल में एक हायर लो की फॉर्मेशन होने की कोशिश हो रही है, बट उसमें भी कोई वॉल्यूम नहीं है, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है।
HAL में भी HAL में थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैटर्न बना है, ऊपर में 5100 तक जा सकता है। बट दैट बीइंग सेड, एक BEL इकलौता स्टॉक है, अगर टिक जाता है ऊपर में 405 के ऊपर, तो फिर मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा। बाकी मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इनकाउंटर्स में। ओके, ग्रीष्मा जी हैं, अपना सवाल लेकर आई हैं, कह रही हैं सर क्या मुझे यूनियन बैंक को भी होल्ड करना चाहिए? 142 की मेरी बाइंग है, या फिर मैं अभी उसको एवरेज करूं? यूनियन बैंक, PSU बैंक में देखिए थोड़ी सी तेजी तो दिख रही है, लेकिन तेजी पूरी कैनरा बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ हद तक PNB में है। तो यूनियन बैंक, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ द स्टॉक, बट अगर आपके पास है तो एटलीस्ट इसको 2 हफ्ते का समय दीजिए। अगले 2 हफ्ते में अगर ट्रैक्शन नहीं बना 8 से 10% का, तो फिर इस स्टॉक से आपको एग्जिट करना चाहिए। ओके, अंशुल जी, अभी आपने प्रभात जी का सवाल लिया था ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स पर। इन्होंने कहा है, कह रहे हैं कि अंशुल सर आपको टेक्निकल एनालिसिस पर एक बुक जरूर लिखनी चाहिए, तो तैयारी है क्या? देखिए बिल्कुल तैयारी है बुक लिखने की, बट मैं राइटर बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो खोज जारी है कि कोई हेल्प कर सके बुक लिखने में। लेकिन लिखने की पूरी पूरी मतलब इच्छा तो पूरी डेवलप हो रही है, क्योंकि बाइंग क्लाइमैक्स के ऊपर लोगों को बहुत जानकारी नहीं मिल रही है। तो पर्टिकुलरली एक चैप्टर वो जरूर मैं लिखना चाहूंगा, तो इर्द गिर्द पूरी बुक बनानी पड़ेगी। तो मूड है, मन भी बन रहा है, पब्लिशर भी रेडी है पब्लिश करने के लिए, लेकिन राइटिंग स्किल्स अभी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि चैट GPT, ग्रॉक थोड़ी सी मदद लेने की कोशिश की, बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई जितनी मैं चाह रहा था। तो कुछ ह्यूमनली पॉसिबल करेंगे, 2-4 लोग से मिलके बात करते हैं। इस लास्ट टाइम अभी जब मैं बॉम्बे गया था, तो एक राइटर से भी मिला था, थोड़ी अच्छा। सी बातचीत हुई थी। अगर वो डेवलप होता है कुछ ऐसा, तो जरूर रखेंगे, और बुक एकदम सस्ती रखेंगे ताकि सब लोग पढ़ सकें। और कोशिश करेंगे कि हिंदी में रखें, क्योंकि हाँ हिंदी में बहुत ज्यादा बुक्स नहीं अवेलेबल है। हाँ, ये बात तो है कि आप तो खुद इतनी बुक्स पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको तो पूरा इसका आइडिया होगा ही होगा। देखिए हाँ, ये मेरी मतलब रीडिंग की मेरी हैबिट थोड़ी सी अच्छी है। थोड़ा सा या तो दर्शन शास्त्र पढ़ने में मेरा मूड ज्यादा रहता है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस की किताबें। इसके बाहर कोई भी किताब दे दीजिए, मेरे को 10 मिनट में नींद आने लगती है। अपने इंटरेस्ट के एरिया में तो इंटरेस्ट आता, बाकी अगर आप देखें, मेरे ख्याल से आप सोते जागते इसी पूरे माहौल में है। हाँ हाँ, मेरा मतलब मैडम, कभी आप बनारस आएंगी तो मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा। मतलब बेडरूम के अंदर ही मैंने पूरे दोनों मॉनिटर और टीवी लगा के रखी है। तो कई बार रात को वाइफ से डांट भी पड़ती है। अचानक उसकी नींद खुलती है तो पता चलता है 2 बजे रात को मैं सिस्टम चालू करके बैठा हूँ। अरे क्योंकि बाबा वो रे। आदत है कि दिमाग में अगर कोई आइडिया आ गया है, तो जब तक उसको टेस्ट ना कर लें, वो नींद नहीं आती है। तो ये होता है कि आ गया है तो उसको बैठ के एक बार टेस्ट कर लो, भले 2 बजे, लेकिन नींद आ जाएगी। जब तक नहीं करेंगे तब तक नींद नहीं आएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी सीखने वाली बात है आपसे। अब है थोड़ा सा एक कीड़ा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एंजाइटी वाला इशू भी आया था, बट डॉक्टर के समझाने के बाद भी वो गया नहीं। वो कीड़ा है तो है, अब वो जा नहीं सकता। चलिए अंशुल जी, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है साथ, शॉर्ट नाम है उनका। कह रहे हैं हमारे वैसे वो बार बार क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मैं ले रही हूँ, सुजलॉन पर उनका सवाल है। कह रहे हैं कि इस समय सुजलॉन में एंट्री करना ठीक है क्या? देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सुजलॉन ने गैप फिल ऑलमोस्ट कर लिया है। यहाँ से इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए 1.5-2 साल के लिए, आपको करीब करीब 80 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म 15-20 दिन, 1 महीने की ट्रेडिंग ढूंढ रहे हैं, सुजलॉन इज नॉट अ गुड काउंटर। यहाँ से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट करेगा। प्रोबेबली अगर ये 6 महीना इस रेंज में अगर बेस बिल्ड करता है, तो फिर जल्दी से इसको चलना आसान हो जाएगा। अंशुल जी, दशहरे का मौका है तो कुछ तो पिक्स आपने और ढूंढ के रखे होंगे हमारे दर्शकों के लिए। देखिए बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा था कि उस पर सवाल आ जाए। इत्तेफाक से आज सवाल आया नहीं, हर बार आ ही जाता था। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट में जी। एकदम लो वॉल्यूम सेल ऑफ के बाद रिवर्सल बनने की कोशिश हो रही है, और डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बन रहा है। तो इस जोन से मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टॉक में करीब करीब 30 रुपए 60 पैसे तक की अपसाइड आएगी फॉर अ ट्रेडिंग बेट। और अगर 4-5 महीने छोड़ते हैं, तो 34 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है। बट आई वुड सजेस्ट इस काउंटर को थोड़ा सा लंबे समय के लिए, एक आध साल के लिए छोड़ते हैं, अगली दिवाली तक के लिए।
तो आपको प्रोबेबली यहाँ पे 47-48 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हो गई ट्राइडेंट की बात। कोई ऐसा सेक्टर भी है जो आपको लग रहा है कि इस समय, मेटल की तो हमने बात कर ली, उसके अलावा जो आप जिस पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए? देखिए, एक तो मेटल हो गया जहाँ पे आपकी नज़र बहुत कायदे से होनी चाहिए ऑन दी अपसाइड। दूसरा, अगर एज ए सेक्टर अगर आप बात करें तो मेरे को बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ में आता, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत इंफ्रा स्टॉक्स हैं, जैसे पोर्ट वाले, अदानी पोर्ट हो गया, JSW इंफ्रा हो गया, कुछ हद तक पावर हो गया, लेकिन पावर में अदानी पावर ने अभी सारे टारगेट्स कंप्लीट किए हैं तो उसको छोड़ के टाटा पावर हो गया, तो इस टाइप के स्टॉक्स हैं। बट मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा पसंद करूंगा। जैसे अगर एक पिक आप और नोट करना चाहें तो SJS एंटरप्राइज लिमिटेड है। इसमें बड़ा कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 1300 रुपए पे, अभी 1500 रुपए चल रहा है। ऑन द डिप्स कहीं भी 1480 1470 मिल जाए उस जोन में बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉक में 1700-1800 रुपए तक की अपसाइड आराम से बनती हुई दिख रही है, तो मैं इंडिविजुअल पिक में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कंपेयर टू सेक्टोरियल इंडाइसेस प्ले करने। हाँ, खराब कौन सा लग रहा है ये मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एकदम खराब लग रहा है FMCG। अगले 1-1.5 साल इस सेक्टर से जितना आप दूर रहेंगे उतना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स ही बता दीजिए कुछ। देखिए, SJS हमने डिस्कस किया, ट्राइडेंट हमने डिस्कस किया, श्रीराम फाइनेंस हमने डिस्कस किया। एक बैंकिंग सेक्टर से बता देता हूँ, एक्सिस बैंक पुल बैक अच्छा आया था, गैप फिल करने के बाद पुल बैक अच्छा आया था और आज वापस से ब्रेकआउट बार बना है। एक्सिस बैंक यहाँ पे 1160 के आसपास है। अगर यहाँ से लेके चलते हैं तो प्रोबेबली आपको 3-4 महीने में ये स्टॉक आराम से 1300 रुपए दे देगा, और अगर पूरा 1 साल का समय देते हैं तो करीब करीब 1500-1550 रुपए तक की अपसाइड मिल जाएगी इसमें। ऑलराइट, अंशुल जी, अभी आपने मुकेश जी का सवाल लिया था, जो लिस्टिंग हुई थी शेयर की, ईपैक पेप की, तो उस पर ये कह रहे हैं कि मैम मेरे को 10% के लॉस में तो ये लिस्ट हुआ है, तो अंशुल जी से पूछिए लॉस भी बुक कर लूं? देखिए, नेगेटिव लिस्टिंग को तो सबसे पहले भेज देना चाहिए। पॉजिटिव अच्छा। लिस्टिंग में तो फिर भी आप सोच विचार कर सकते हैं कि तुरंत बुक करना है कि 3 से 5 दिन पूरा जूस निकालना है, बट नेगेटिव लिस्टिंग में तो सोच विचार करना ही नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाए। बड़े बुजुर्गों ने कहावत भी कही है कि 2 रुपए दे के भी अगर बुरी संगत से पीछा छूट रहा हो तो वो पैसा बहुत सस्ता है, तो 10% बहुत सस्ता है। लॉस दे के निकल जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं सही हो जाऊंगा, आई कैन बी रॉन्ग, बट मेजॉरिटी जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100 स्टॉक या 200 स्टॉक का एग्जांपल लेंगे तो आप यही पाएंगे कि नेगेटिव लिस्टिंग वाले स्टॉक से जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना अच्छा रहता है। अंशुल जी, हमारे दर्शक हैं, गेल पर व्यू जानना चाह रहे हैं, कह रहे अगले 1 महीने का व्यू प्लीज अंशुल जी बता दीजिए। देखिए, गेल 1 महीने लायक स्टॉक है भी नहीं, ना आप इसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट 1-8 साल के लिए रखते हैं तो ऑल टाइम हाई जरूर मिल जाएगा। सामने और 3 स्टॉक और बता दे रहा हूँ, IOCL, HPCL, BPCL, जिसमें HPCL BPCL ऑलरेडी ऑल टाइम हाई एक बार बना चुके हैं। अब उसके बाद पुल बैक दे रहे हैं वापस से। इन स्टॉक्स में, चारों स्टॉक्स में नया ऑल टाइम हाई आराम से अगले 1 साल के पहले पहले आप देख लेंगे। कुछ लेवल्स आप बता सकते हैं अगर खरीदना तो किन लेवल्स पे सही रहेगा? देखिए, गेल में कहीं भी आपको 169 170 की जोन बहुत बेहतरीन है। अगर गलती से वो टूटी तो 155 एकदम वैल्यू बाई एरिया हो जाएगा, जहाँ पे आंख बंद करके आपको बाई करके छोड़ देना है ऑल टाइम हाई के लिए। और IOCL? IOCL तो करेंट मार्केट प्राइस से बाई कर लेना चाहिए। अच्छा खासा कैपिटल पैटर्न का ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है 149 के आसपास। थोड़ा सा स्लो मूवर रहेगा क्योंकि FD बराबर आपको डिविडेंड देता है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ी स्लो रहेगी, बट ऑल टाइम हाई इसमें भी मिल जाएगा। HPCL? हिंद पेट्रो ऑन द डिप्स आई वुड बाई समवेयर अराउंड, क्योंकि ऑल टाइम हाई टच किया था और नियर ऑल टाइम हाई आया है सेकेंड टाइम, तो मैं डिप का वेट करूंगा समवेयर अराउंड। पहली डिप 403 रुपए के आसपास अगर मिलती है तो वहां पे मेरा इंटरेस्ट होगा ऑन बुलिश एविडेंस। मैं वहां पे तुरंत नहीं खरीदूंगा, मैं पहले बुलिश एविडेंस का वेट करूंगा। बचा BPCL। BPCL? जी, लास्ट बचा BPCL। तो इस स्टॉक में भी करीब करीब यहाँ से अ, थोड़ा बहुत, तो अगर मेरे को 100 स्टॉक लेने हैं तो मैं 50 स्टॉक यहीं ले लूंगा। बाकी 50 स्टॉक में 25 के लिए मैं 320 रुपए का लेवल रखूंगा, और बाकी 25 स्टॉक के लिए मैं 299 का लेवल रखूंगा। तो ये हो गए चारों स्टॉक्स के लेवल्स। अंशुल जी, IT सेक्टर में अभी आपकी कौन सी पसंद है?
देखिए आईटी सेक्टर में मैं ट्रेडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा इंटरेस्ट पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट में है, वैल्यू बाइंग में है, क्योंकि एकदम वैल्यू बाइंग वाले एरिया में है। धीरे धीरे करके चलेंगे, अगले 3 साल में ना सिर्फ ऑल टाइम हाई बल्कि 10% एक्सटेंशन आपको 4 स्टॉक में आराम से मिल सकता है। फर्स्ट एंड प्रिफर्ड पिक मेरी इन्फोसिस है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, लगभग सब क्लाइंट्स को बाई करा के रखा है इन्हीं प्राइजेस पे। दूसरा टीसीएस 3018 के नीचे एकदम वैल्यू बाइंग एरिया है। चौथा एचसीएल टेक और तीसरा एचसीएल टेक और चौथा टेक महिंद्रा। तो ये बिल्कुल वैल्यू बाइंग एरिया पे है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी कर देंगे या थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करेंगे कि अगर यहाँ ले लिया, थोड़े से डिप में और ले लिया, थोड़ा डिप में और ले लिया, तो आप वैल्यू बाइंग करके रखेंगे। फिर आराम से शांति से बैठिए, 3 साल के अंदर ऑल टाइम हाई के ऊपर अच्छा खासा एक्सटेंशन मिल जाएगा। और प्रोबेबली तब तक इन्फोसिस टीसीएस शायद एक आध बाईबैक या एक आध बोनस अनाउंस कर दे। ओके, तो ये हो गई आईटी सेक्टर की बात। शंकर जी हैं, कह रहे 6 महीने के लिए सर कोई ऐसे स्टॉक्स बताए, 3 स्टॉक्स प्लीज बता दीजिए कौन से लेने चाहिए। देखिए 3 स्टॉक में पहला तो आप आईयूसी पकड़ लीजिए, थोड़ा सा एक सेफर बेट हो गया। दूसरा एसजेएस एंटरप्राइजेस पकड़ लीजिए, जो ट्रेडिंग बेट हो गई थोड़ी सी एग्रेसिव। तीसरा थोड़ा सा प्रियम्पटिव करते हुए ट्राइडेंट भर लीजिए। जैसे ही ये ऑरेंज स्वान इवेंट, फूफा जी वाले इवेंट निकलेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी डेवलप होगी और ट्राइडेंट में थोड़ी सी सबसे पहले तेजी डेवलप होती हुई मेरे को दिख रही है। सेकंड स्टॉक कौन सा बताया था आपने आईओसीएल के बाद? एसजेएस एंटरप्राइजेस, एचसीएल। आईओसी, एसजेएस और ट्राइडेंट। ओके। ये तो हो गए आपके पिक्स जो कि शंकर जी ने पूछे थे। अंशुल जी, आज मुझे पता है आप बड़ी मुश्किल से, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है उज्जैन में और आप उज्जैन से स्पेशली हमारे लिए लाइव हुए और काफी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई, पर चलिए आप आए, हमारा शो हो गया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। महाकाल की कृपा से भाई शो आखिरकार हो ही गया और आप तो बिल्कुल वहीं उनकी गोद में बैठे हुए हैं। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर अंशुल जी? देखिए टाटा टेक, अदानी ग्रीन और हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। बाकी जितने भी ये स्टॉक्स डिस्कस किए हैं हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, तो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। चलिए अंशुल जी, अब मुलाकात होगी फिर दिवाली से पहले अगले हफ्ते फिर हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। और आप लोगों के लिए भी अगर कोई भी सजेशन हो शो को लेकर, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही, वहां पे उज्जैन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिस वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम थी अंशुल जैन की तरफ जी की तरफ से। तो लेकिन हमने कोशिश करी कि शो अच्छे से आपकी तरफ पहुंचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे। नमस्कार।